हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं। अब इसको सब्जेक्ट बोलें, विषय बोलें, क्या बोलें, रिलीजन बोलें, भाषा बोलें, क्या बोलें। आप बोर्ड पे देख रहे होंगे हमने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, मैथमेटिक्स। अब आप ये बोलेंगे, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये शब्द को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। 10th स्टैंडर्ड से ये हमारे मस्तिष्क में कुछ इस तरीके से जमा दिया जाता है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स जो है वो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट किस्म की चीज़ है, बड़ी नीरस किस्म की है, और बस इसको तो कैसे भी हम इस पे कैसे तो भी हम पार पा लें। तो आज मैं आपसे उसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि आप सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इस विषय का, इस सब्जेक्ट का, इस रिलीजन का, इस धर्म का, इस ट्रस्ट का, इस एंटिटी का इंजीनियरिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। इंजीनियरिंग में इम्पोर्टेंस जानने से पहले हम बात करें कि इसका हमारी लाइफ में क्या उपयोग है और क्या इसके बगैर जीवन है, क्या इसके बगैर हमारी अर्थ या इसके बगैर हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है, क्या इसके बगैर हम स्टार्स की स्टडी, प्लैनेट्स की स्टडी कर सकते हैं। अभी आपने एक बहुत ही रिसेंटली एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी 3 दिन पहले इसरो ने, हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है, इसरो ने मून पर, साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई, सॉफ्ट लैंडिंग कराई। आपको जानकर ये बड़ा अचरज होगा, और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे साथ जो अभी विद्यार्थी, आप लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कई लोगों ने यूट्यूब चैनल पे ये देखा भी होगा कि उस चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, जो मेथड अडॉप्ट किया, उसमें भी इस गणित का उपयोग हुआ था। अब आप पूछेंगे वो कैसे। वहाँ जो भी सिमुलेशंस कराए गए, उस सिमुलेशंस में 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ। अब आप ये कहेंगे कि सॉफ्टवेयर, तो फिर आप गणित की बात क्यों कर रहे हो। अरे भाई, सॉफ्टवेयर तो बने ही हैं गणित के प्रिंसिपल्स के आधार पर। एल्गोरिथम जो बनी है वो भी मैथमेटिक्स के मूल सिद्धांतों को लेके, बेसिक प्रिंसिपल्स को लेके बनी है। वहाँ 2 प्रकार के टूल्स का उपयोग किया गया। पहला था मैटलैब और दूसरा फोर्ट्रॉन। ये फोर्ट्रॉन एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है जिसके बारे में शायद आपकी पीढ़ी को अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये हमारी पीढ़ी की भाषा है। इसका उद्गम या इसका जन्म जो है लगभग 60 के दशक में हुआ था, और हमारे भारतवर्ष में पहुँचते पहुँचते इसको करीब 15 साल लगे। और 80 के दशक में 2 प्रकार की भाषा चला करती थी, एक फोर्ट्रॉन चला करती थी और बेसिक चला करती थी। और फिर जब इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में उपयोग की बात आई तो एक कोबोल नाम की भाषा चला करती थी। तो जो भी सिमुलेशंस थे, उसकी जो प्रोग्रामिंग की गई वो फार्मूला ट्रांसलेशन या फोर्ट्रॉन पे की गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि विज्ञान इस गणित के बगैर अधूरा है। अब आप कहेंगे कि हमने तो किताबों में ये पढ़ा है कि विज्ञान की किताब अलग होती थी 10वीं में, गणित की किताब अलग होती थी, और किसी भी गणित की किताब के ऊपर, मैथमेटिक्स की किताब के ऊपर कभी विज्ञान नहीं लिखा गया, उस पर लिखा गया गणित। लेकिन जब हम भौतिक शास्त्र पर आए तो उस पर लिखा गया भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री पर आए तो उस पर लिखा गया रसायन विज्ञान। लेकिन गणित के ऊपर विज्ञान क्यों नहीं लिखा गया, एक बड़ा मूल प्रश्न है। आप सबके दिमाग में आता भी होगा, मस्तिष्क में आता भी होगा। तो गणित जो है वो विज्ञान भी है, आर्ट्स भी है, ह्यूमैनिटीज़ भी है। इसलिए अगर जब आप जैसे अभी बीटेक करेंगे, बीटेक के बाद मास्टर्स करेंगे, किसी अच्छे विश्वविद्यालय से करेंगे, बाहर से करेंगे, तो आप जान पाएंगे कि जो मैथमेटिक्स है वो फिजिकल साइंसेस का पार्ट नहीं है। उसके लिए एक अलग से नाम जोड़ दिया गया है, मैथमेटिकल साइंसेस। और इस मैथमेटिकल साइंसेस का सबसे ज़्यादा उपयोग इंजीनियरिंग में होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर वाक्य भी लिखा है, मैथमेटिक्स इन इंजीनियरिंग व्हाई। भाई क्या जरूरत है इंजीनियरिंग में।
तो सबसे पहले हम मूल रूप से चालू करते हैं। यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, इस सब को आप समझते भी होंगे। ये क्या है? सर्कल है। इसका एक क्या है? सेंटर पॉइंट है। ये क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। और इसकी दूरी को, इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं, जिसको हम आर बोलते हैं। और ये पूरी सीमा, अगर हम चौक को इस बिंदु से यहाँ इस बिंदु तक ले जाएं और वापस लेके आए, तो हमको शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड में बताया गया था, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, इसको हम C से दर्शाते थे और लिखते थे 2πr। अब ये पाई का बहुत ज़्यादा, अब इस पाई की गणना अगर की जाए तो पाई को निकाला जा सकता है C/2r से। मतलब सर्कमफ्रेंस इज नथिंग, जो पाई की वैल्यू जो आएगी, पाई की वैल्यू हमें मालूम है, अनुमानित वैल्यू जो आती है, अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो 3.14 आती है। और कई किताबें इसको क्या बोलती हैं? 22/7। फिजिक्स में इसका जब आप उपयोग करते हैं तो 22/7 से, या 10th में या 11th में अगर आपने गणित में उसका उपयोग किया होगा तो आपने 22/7 की वैल्यू रखी होगी। इस वैल्यू को रखने से जनरली हम इस वैल्यू को क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो जहाँ भी हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, चाहे वो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट हो, वहाँ हम इसका उपयोग 3/3.14 से ही करते हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि सर्कमफ्रेंस को अगर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस से डिवाइड करें तो अनुमानता जो वैल्यू आएगी वो सदैव क्या आएगी? 3.14 या 22.7। ये सब हम जानते हैं। इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। हम सारे प्लैनेट्स की स्टडी इसी के आधार पर करते हैं। अब आप अगला ऑब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं, दिखने में ये रेक्टेंगल दिख रहा है, बिल्कुल रेक्टेंगल स्क्वायर है। आप देख रहे हैं इसकी सारी भुजाएं, इसकी सारी जो एजेस हैं वो सारी की सारी बराबर। अब ये आई क्या, ये बनी कैसे? बिंदु, या 2 बिंदु देख रहे हैं, 2 पॉइंट्स देख रहे हैं, एक ए और दूसरा बी। इन जब दोनों को हमने कनेक्ट किया तो गणित की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में या साइंस की भाषा में क्या कहलाई? लाइन ए बी। लेकिन जब हम और आगे बढ़े और इसमें एक दिशा सूचक यानी कि डायरेक्शन शो करने वाली भी बात आ गई, तो ये ए बी हमारा क्या कहलाया? इस ए बी को हमने नाम दिया, ये हो गया वेक्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। जहां दिशा आ गई, अब बात ये आई कि अकेला ये पॉइंट, मतलब पॉइंट से ही सब कुछ बना। यहां भी देख रहे हैं आप, पॉइंट से आपने सर्कल बना लिया एक दूरी लेके, यहां से भी आप पॉइंट से आपने एक रेक्टेंगल स्क्वायर बना लिया, चतुर्भुज जिसको आप बोलते, और यहाँ से आपने पॉइंट से लाइन बनानी, लाइन से वेक्टर बना लिया, और इसी वेक्टर से आप बाकी चीज़ें भी बनाते गए। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी, बात आगे भी गई। जैसे हमने पढ़ा है, शास्त्रों में लिखा भी है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इन 2 शब्दों का या इन 2 नंबर्स का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ है, एक 0 और 1। शंकराचार्य जी ने ये नंबर हमको दिए 0 और 1। इस 0 1 का आप सिग्निफिकेंस देखिए, जब 0 1 के बाद लगा तो ये 10 हो गया, लेकिन यही 0 अगर 1 के पहले लग गया तो सिंपल 1 हो गया। तो पूरा का पूरा, क्योंकि हम इंजीनियरिंग में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, ये सारे के साथ, या केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें या एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करें, किसी भी इंजीनियरिंग की बात करें, तो ये 0 और 1 इससे बाहर कोई बात जा ही नहीं सकती। इस 0 1 का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ हुआ? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। इसका उपयोग कहाँ हुआ? साइबर सिक्योरिटी में हुआ। इसका उपयोग कहाँ हुआ? CSIT में हुआ, कोडिंग के लिए। इसी का उपयोग आप चले जाएं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ। इसी का उपयोग कहाँ हुआ? मशीन लर्निंग में हुआ, साइबर सिक्योरिटी। ये 0 1 के अराउंड ही पूरी की पूरी हमारी इंजीनियरिंग चलती है। सिर्फ 0 1 ही नहीं, लेकिन कुछ गणित के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने 11th 12th में पढ़े हैं, उनका भी उपयोग इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से होता है। अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की हम बात करें यहाँ पर, क्योंकि मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वो सब हम पढ़ेंगे जो पूर्ण रूप से
इंजीनियरिंग के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उपयोग होता है। मतलब 11th में हमने 10th 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं, जहाँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ा हमने। फिर हमने ज्योमेट्री भी पढ़ी, 10th 11th में ज्योमेट्री पढ़ी, जहाँ एंगल्स की बात की कि एंगल कैसे निकालते हैं, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल। सो एंगल हम बात कर रहे थे त्रिकोणमिति की, हमने बात की ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो हमने पढ़ा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये बात बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारे मन में, मस्तिष्क में इस विषय के प्रति जो जागरूकता या सिंसेरिटी या कॉशियस होना चाहिए, वो हम सब पढ़े हुए हैं, हमने सब कुछ पढ़ा है। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, हमने अलजेब्रा पढ़ा, हमने ज्योमेट्री पढ़ी, हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ी, सब कुछ पढ़ा हुआ हमारा। सिर्फ हमें वो अपने दिमाग में रखना है और उसका उपयोग कैसे हो सकता है वो हमें यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड के बारे में और मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूँ कहें कि हमारी इंजीनियरिंग इसी शब्द पर सारी की सारी चलेगी, जिसका नाम है कैलकुलस। ये कैलकुलस, दो प्रकार के कैलकुलस हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा हमने पढ़ा इंटीग्रल कैलकुलस। इन दो कैलकुलस के इर्द गिर्द ही हमारा, यूं कहा जाए, हमारा पूरा का पूरा इंजीनियरिंग चलेगा। अब आप बोलेंगे कैसे चलेगा? अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम करते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल कैलकुलस में हम करते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल का मतलब होता है उसको तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है उसको जोड़ना। तो जोड़ने की बात आएगी वहाँ इंटीग्रल यूज़ करेंगे, जहाँ अलग करने की बात आएगी डिफरेंशियल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई एक इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये इर्रेगुलर है। अगर इसको बात करें, इसकी अगर बात करें तो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। मैं ट्रायंगल जैसा नहीं बना रहा हूँ, चलिए ट्रायंगल ही बनाता हूँ। अगर आपसे किसी ने पूछा कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए, तो आपके पास फार्मूला था 1/2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ टाइम्स ऑफ ए बी इंटू बी सी करके आप एरिया निकाल लेते थे। लेकिन हर बार ऐसा तो होगा नहीं एरिया निकालने के लिए। अगर आपके पास कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका कोई वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, आपका कोई एक ऐसा कर्व बना, ये कर्व है, दिस इज एनी कर्व, और आपसे कहा जाए इस कर्व का आप एरिया निकालिए कि ये कर्व का, इस कर्व के नीचे जो कुछ भी है उसका एरिया क्या है, एरिया अंडर द कर्व, इसको बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंदर का एरिया आपको निकालना है। अब यहाँ आपका वो बेसिक जो फार्मूला था, देखने में ये भी ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, लेकिन अब आप ऐसे नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ आपकी मदद कौन करेगा, कौन सा टूल करेगा? इंटीग्रल कैलकुलस टूल करेगा आपकी मदद। यहाँ कुछ इसकी लिमिट होगी, ये बी होगा, और इस कर्व के लिए क्या होगा, कोई फंक्शन होगा जिसको आप यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कराएंगे। तो इंजीनियरिंग में गणित बहुत उपयोगी है, इसके बहुत उपयोग हैं। कुछ विषयों पर मैंने चर्चा की है और आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, आगे भी आपको इस बारे में और भी बताते जाएंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव, प्रोफेसर SIRT कॉलेज भोपाल। मैं आपको मैथ 1 पढ़ाऊँगा। यहाँ पे M1 जो है ना आपका फर्स्ट, इसको बोलते हैं मैथ फर्स्ट, इसका कोड है BT10, ठीक है। तो अब अपन थोड़ा सिलेबस के बारे में देखते हैं। मॉड्यूल फर्स्ट, ये मॉड्यूल फर्स्ट है, मतलब यूनिट फर्स्ट है आपकी, ठीक है। इसमें कैलकुलस फर्स्ट, इसमें आपको कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा 12th में कि रोलेज थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, ये आपने 12th में पढ़ा। इसके बाद इसमें पार्शियल डिफरेंशियल है, वहाँ पे आपने डिफरेंशियल पढ़ा, डिफरेंशियल के बारे में पढ़ा। यहाँ पे उसी से रिलेटेड है पार्शियल डिफरेंशियल, वो आपको यहाँ पढ़ना है। तो आपको पहले डिफरेंशियल आने चाहिए, फिर इसके बाद इसका पार्शियल डिफरेंशियल होगा, ठीक है। अब आपका मैकलेंस थ्योरम आती है, इसमें मैकलेंस थ्योरम पढ़ना है आपको, जो कि आपने नहीं पढ़ी होगी।
आपने क्या करना है कि जो e की पावर x है इसकी जो वैल्यू अपन मैकलेंस थ्योरम से ही निकालते हैं। जब भी इसकी वैल्यू निकालना है या सीरीज बनाना है तो मैकलेंस थ्योरम से ही निकालते हैं। दूसरी होती है इसमें टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम में आपको एक सीरीज दी होगी, उसके किसी पॉइंट पर निकालना है या कोई फंक्शन दिया उसकी सीरीज बनाना है तो वो अपन टेलर सीरीज से निकालते हैं। फिर आता है मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा कोई वैल्यू है, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना, वो मैक्सिमा मिनिमम से निकालते हैं। उसमें भी पार्शियल डिफरेंशियल का यूज होता है। तो मेन इसमें क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ना आपको, और डिफरेंशियल तो है ही रहेगा ही। फिर आता है कैलकुलस सेकेंड। इसमें समेशन सीरीज होती है। समेशन सीरीज मतलब होता है कोई सीरीज को अपन समेशन में चेंज करके उसका इंटीग्रेशन बनाना है। इस समेशन में चेंज करके इसका इंटीग्रेशन में चेंज करके इसकी वैल्यू निकालना, वो समेशन सीरीज होती है। फिर होता है डबल इंटीग्रेशन आता है इसमें। डबल इंटीग्रेशन इस टाइप का dx dy। इस डबल इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है, जब किसी दो कर्व के बीच में अपन को एरिया निकालना है तो डबल इंटीग्रेशन होता है। तो आपको उसी का यूज करेंगे डबल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, उसमें लिमिट भी होती है तो फाइनाइट कहलाता है, और इसमें भी लिमिट रहेंगी आपकी। तो उस लिमिट में आपको उस एरिया का एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो 3 इंटीग्रेशन हो जाएंगे यहाँ पे, dx dy dz। इससे वॉल्यूम निकालते हैं अपन। इसका यूज क्या करते हैं, वॉल्यूम, जैसे सिलेंडर दिया उसका वॉल्यूम निकालना है ना। और इसके बाद जब इसका वॉल्यूम निकालना है या कोई स्पेयर दिया है जैसे x² + y² + z² = इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप, तो इसी से निकालेंगे। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। फिर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन होता है। एक चेंज ऑफ किसी का ऑर्डर का इंटीग्रेशन को चेंज करना, ये डबल इंटीग्रेशन के इसके ऑर्डर को चेंज करना, वो चेंज ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही अपन ऐसे क्या होता है, सबकी वैल्यू निकाली जाती है। So this is a complete syllabus of mathematics 1, or this is the syllabus for mathematics 1. Basically there are 3 mathematics in engineering. This is the syllabus for mathematics 1. Then in second semester you are having again mathematics 2, and in third semester you are having the mathematics 3. This is the syllabus of mathematics 1, and this you have to learn, this you have to understand, this you have to follow in the first semester. First semester में ये सब आपको कंटेंट पढ़ना है और इन्हीं की RGPV एग्जामिनेशन लेने वाली है। अब कैलकुलस 1 में आप सिंपल कैलकुलस पढ़ते हैं, कैलकुलस 2 में आप इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं, जैसा सर ने बताया। एरिया, वॉल्यूम, सरफेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। मॉड्यूल 3 की बात करें तो यहाँ लिखा है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीरीज का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 11th और 12th स्टैंडर्ड में आपने एक वर्ड सीखा होगा जिसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, और मुझे अच्छे से मुझे लग रहा है कि ये शायद इस वर्ड से आपकी रिलेशनशिप डेवलप हुई होगी क्योंकि आपने पढ़ा है इसको। वहाँ आप कहते थे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, 1 + 1 में एक और जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में एक और जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में एक जोड़ा तो 4 आ गया। ऐसे करके आप प्रोग्रेशन जो बनाते थे, मतलब एक यूनिक नंबर से अगर आप ऐड करते जाते थे तो आपको अगला नंबर मिलता था। प्रोग्रेस वर्ड से ही बना प्रोग्रेशन। इस प्रोग्रेशन का नाम बदल के अब क्या हो गया है, अब ये नाम बदल के हो गया है सीरीज। वहाँ प्रोग्रेशन का हम सम निकाल लेते थे, सम ऑफ एन टर्म्स, चाहे वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फार्मूला आपको याद होगा, n/2 2a + n - 1 × d, जहाँ d कॉमन डिफरेंस होता था, n नंबर ऑफ टर्म्स होते थे। इसी प्रकार से आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन का निकाल लेते थे सम। इसी प्रकार से आप अर्थमेटिकल सीरीज अगर आपके पास है तो आप उसका भी निकाल लेते थे, ज्योमेट्रिकल सीरीज का। तो अब सीरीज के यहाँ पर सीरीज के एक और गुण की चर्चा होने वाली है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट गुण है वो कॉन्वर्जेंस। तो यहाँ पर हम सीरीज के प्रकार पढ़ने वाले हैं और कॉन्वर्जेंस पढ़ने वाले हैं, उनका कॉन्वर्जेंस। अब वो कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, कैसी है, उसके बहुत प्रकार के टेस्ट हैं जिन टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि ये कॉन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कॉन्वर्जेंस का तात्पर्य क्या है। कॉन्वर्जेंस का तात्पर्य कॉन्वर्ज होने से है, एक बिंदु पर जाके फोकस होने पर है। इसकी चर्चा आप जब हम क्लास में आपसे मिलेंगे तो विस्तार से करेंगे। सीक्वेंसेस, अनुक्रम, जब आप
किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे आपके घर में चेयर्स हैं, अगर वो आपके घर में टोटल 4 चेयर्स हैं मान लीजिए, एक कलर रेड की है, एक ब्लू की है, एक ग्रीन की है, एक येलो की, अगर आपकी मम्मी आपसे कहें कि लॉन में सारी चेयर्स रख दो एक लाइन में, तो जब आप उन चेयर्स को एक लाइन में रखते हैं ना, तो आप क्या बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं। उस सीक्वेंस किसका? चेयर्स का। चेयर्स आपके पास कितने प्रकार की थी? 4 प्रकार की, एक लाल कलर की, एक नीली, एक पीली, हरी, जो भी थी, तो आप बना लेते हैं सीक्वेंस। तो आप समझिएगा वो हमारी जो सोच थी सीक्वेंस को लेके, जो हम करा करते थे प्रैक्टिकल लाइफ में, उसका भी उपयोग यहाँ पर है। फिर हम सीक्वेंस के कॉन्वर्जेंस की बात करेंगे, उसके डायवर्जेंस की बात करेंगे, उसके उपयोग की बात करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सीक्वेंस और सीरीज़ का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा है, जब हम मिलेंगे तो आपको बताएंगे। और वेक्टर स्पेस, यूँ कहूँ कि अगली जो 2 यूनिट आपको दिख रही हैं, चौथी और 5वीं, या मॉड्यूल बोलो चौथी और 5, 4th और 5th, ये मुख्यतः मेनली इनका सबसे ज़्यादा उपयोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड ब्रांचेस में है। चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात करें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे मशीन लर्निंग की बात करें, चाहे और IoT की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, सब जगह इन 2 शब्दों का सबसे ज़्यादा उपयोग है। एक वेक्टर स्पेस। अब स्पेस क्या, हम इस कमरे में, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मैं इतनी स्पेस ले रहा हूँ। अब आप बोलेंगे कि ये स्पेस तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। अरे हाँ है ना, मैं कब बोल रहा हूँ फिजिकल? अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, मैं एक पृथ्वी में खड़ा हूँ, इसके नीचे टाइल्स लगे हैं, यहाँ टाइल्स ऐसे बिछे हुए हैं, तो जब मैं टाइल्स पे खड़ा हूँ, अगर 4 टाइल्स पे या 2 टाइल्स पे मैं खड़ा हूँ, तो वो मैं स्पेस कवर किए हुआ हूँ। तो स्पेस सेट से आगे की चीज़ हो गई। उस सेट में अगर हमने कुछ ऑपरेशन बना लिए, एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया, तो वो स्पेस हो गया, वेक्टर स्पेस। अब वेक्टर हम समझते हैं, वेक्टर क्या राशि होती है? ऐसी राशि है जिनमें दिशा हो, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, जिसमें डायरेक्शन हो, तो वो क्या हो गई? वेक्टर स्पेसेस। तो हम वेक्टर स्पेसेस की बात करेंगे, इसके प्रकारों की बात करेंगे। इसी प्रकार से 5वां और लास्ट जो है वो मैट्रिसेस है। बहुत पहले, आज से 10 साल पहले एक पिक्चर आई थी मैट्रिक्स के नाम से, बहुत सारे गेम्स भी आए थे मैट्रिक्स के नाम। मैट्रिक्स का मतलब परत बाय परत बाय परत। तो यहाँ पर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर नहीं है, यहाँ लेयर क्या है? लेयर का नाम बदल के यहाँ हो गया है रोज। और अगर खड़ी हैं, कॉलम्स खड़े हैं, पंक्ति हैं, तो उसका नाम हो गया पंक्ति। तो ये मैट्रिसेस कुछ नहीं है, मैट्रिसेस इज एन अरेंजमेंट ऑफ रोज ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर सिलेबस। आई एम डॉक्टर। देखिए, अभी आपको सर ने बताया कि जो सिलेबस के बारे में पूरा बताया, ये सिलेबस के जो आपको है, जो एवरी यूनिट 14 नंबर्स की है, 14, 14, 14, 14, 14 और 14, टोटल 70 मार्क्स की थ्योरी हो गई, प्लस 30 मार्क्स की सेशनल और असाइनमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो जो 70 मार्क्स है, ये RGP एग्ज़ाम लेता है इसका, इसके थ्योरी पेपर होते हैं, है ना, जो 70 नंबर का होता है। आपको सभी यूनिट से क्वेश्चन मिलेंगे, इस यूनिट से भी मिलेंगे, इस यूनिट से भी, इस यूनिट, सभी 5 यूनिट से आपको क्वेश्चन आएंगे। इसको थ्योरी जो होगी 70 नंबर की होगी। अब यहाँ पे अपन 30 नंबर का होता है इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है? 20 का मिड सेम होता है ना, और 10 मार्क्स के जो होते हैं वो सेशनल और असाइनमेंट होते हैं। इनको डिवाइड करके आपका पूरा का पूरा जो 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, तो आपको थ्योरी तैयार करना है 70 की, जो RGP लेगी। 30 हम कॉलेज की तरफ से रहेगा इंटरनल, जो कि मिड सेम होते हैं, 2 मिड सेम होते हैं, फर्स्ट मिड सेम एंड सेकेंड मिड सेम। दोनों मिड सेम में से जो बेस्ट होता है वो 20 में से दिया जाता है या एवरेज दिया जाता है। और 10 मार्क्स जो रहते हैं वो सेशनल और असाइनमेंट के रहते हैं। इसको टीचर देता है आपको, जो आपकी अटेंडेंस रहती है 75 के लगभग उस हिसाब से रहती है, या आपको कोई सेशनल मार्क्स दिया है, सेशनल असाइनमेंट लिखना, उसके मार्क्स रहते हैं, तो 10 नंबर इसमें से डिवाइड होते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, और आपको पासिंग मार्क्स इसमें कम से कम एवरेज लाना है 22 मार्क्स के। सो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। सो आई एम नाउ इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर मनोज शर्मा, HOD BTech फर्स्ट ईयर,
और मैं आपसे ज़रूर क्लास में मिलूँगा और हम मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव जी, ये भी आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स के पीरियड में, आपकी मैथमेटिक्स को आसान बनाएंगे। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर दिलीप जिज्ञासी सर, डीन फर्स्ट ईयर। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। सो ऑन बिहाफ ऑफ सेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, आपको बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। We all welcome you. हम आपका स्वागत करते हैं, पेरेंट्स का भी स्वागत करते हैं।